पाकिस्तान को अपनी बर्बादी से ज्यादा चिंता भारत में आतंक फैलाने की है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में जिन आतंकियों को माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी है, उन्हें करो या मरो का ऑर्डर मिल गया। मतलब उन्हें यह साफ कह दिया गया है कि उन्हें कश्मीर को बुरी तरह दहलाना होगा या फिर अपनी जान से हाथ धोना होगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूद भारतीय सेना के बड़े अफसरों को टारगेट करने के आदेश दिए हैं ताकि कश्मीर समेत पूरे भारत में इससे खौफ पैदा किया जा सके। और दावा किया जा रहा है कि इसके लिए आतंकी सेना के अफसरों, बच्चों और महिलाओं पर हमले की योजना बना रहे हैं। और दावा है कि उन्हें पाकिस्तान से जल्द इस पर काम करने का आदेश भी मिल गया है। मतलब जो पाकिस्तान अपने देश में लगी आग नहीं संभाल पा रहा, वो भारत को भी झुलसाने की योजना बना रहा है। और उसकी इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों ने पीओके में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी अर्जुन और गुलजार डार उर्फ उमर फारूक की बातचीत को रिकॉर्ड किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो लोग घाटी में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। दावा है कि उन्होंने खास तौर पर कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को निशाने पर लेने की बात की है जो कि दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। और दावा तो ये तक किया गया कि वहाँ मौजूद आतंकवादियों को इन लोगों को किसी भी कीमत पर मारने का आदेश दिया गया है। और दावे के मुताबिक उन्हें यह तक कह दिया गया है कि अगर लोगों को मारने के लिए गोलियां कम पड़ गई तो उन्हें चाकू या कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया जाए और ये मौत इतनी दर्दनाक हो कि हर किसी की रूह कांप जाए। खुफिया सूत्रों की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद तीनों को साथ काम करने के ऑर्डर दिए हैं। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये हमले कश्मीर में होने वाली G20 देशों की बैठक से पहले करना चाहता है ताकि दुनिया के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने के इरादे से एक साथ कई प्लान पर काम कर रहा है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि उनमें एक प्लान डल झील के किनारे IED से भरी गाड़ी में विस्फोट का भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर अबू साद को सौंपी है, जो IED व्हीकल बनाने में माहिर माना जाता है। आशंका जताई जा रही है कि उसे डल झील के पास बुलेवार्ड रोड या फिर ट्यूलिप गार्डन इलाके में धमाके का ऑर्डर मिला है, क्योंकि ठीक इसी तरह से पुलवामा में भी आतंकियों ने IED की मदद से ही धमाका किया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा बल के कई जवानों की शहादत हुई थी। और पाकिस्तान एक बार फिर उसी पैंतरे को आजमाने की कोशिश में है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को निशाने पर लेने की फिराक में और वहां कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवानों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी हंदवाड़ा, बारामूला से गुलमर्ग जाने वाले रास्ते, श्रीनगर नेशनल हाईवे, पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और एक आशंका यह भी जताई गई कि आतंकी संगठन बच्चों को भी निशाने पर ले सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने शक जताया कि आतंकियों के निशाने पर कश्मीर के कुछ स्कूल या फिर बच्चों की बसें भी हो सकती हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, कश्मीर के करीब करीब सभी स्कूलों को फौरन बंद करवा दिया गया। बताया गया कि जब ये फैसला लिया गया तब सेना के स्कूलों में कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन उनके परिवार वालों को मैसेज के जरिए ये संदेश दिया गया कि फौरन अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाएं। और उसके 1 घंटे बाद ही स्कूलों को बंद करा दिया गया। इसके अलावा वहां सेना से जुड़े तमाम दफ्तरों, चेक पोस्ट और यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि आतंकी संगठन अपनी किसी प्लान में कामयाब न हो पाए। वहीं कश्मीर की सुरक्षा में लगे जवानों को हर एक चीज पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुंछ में सेना के जासूसों ने कुछ संदिग्धों के दिखने की आशंका जताई थी। दावा किया गया कि उनके हाथों में हथियार भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया और सेना ने कई जगहों पर अचानक छापे भी मारे, जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उन लोगों से पूछताछ भी की जिन पर इस साजिश में शामिल होने का शक जताया गया, क्योंकि यह आशंका जताई गई कि इन लोगों के पास हथियार या फिर आतंकियों से जुड़ी जानकारी हो सकती है, जिसके बाद उनसे सच उगलवाने के लिए NIA की एक टीम ने पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में छापा मारा और वहां मौजूद 6 से ज्यादा दुकानों को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सील कर दिया गया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इन दुकानों के जरिए आतंकियों को हथियार और पैसे सप्लाई किए जाने का प्लान था, लेकिन NIA ने फोन टैपिंग से मिली जानकारी के आधार पर इस प्लान को कामयाब होने से पहले ही फेल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये दुकानें फैयाज अहमद नाम के एक शख्स की हैं, जिस पर पहले से ही NIA ने केस दर्ज कर रखा है और आरोप है कि वो दोबारा आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर को दहलाने की प्लानिंग कर रहा था। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले आतंकियों का इरादा कश्मीर के कई शहरों को एक साथ निशाने पर लेने का है, जिसके बाद पुंछ, पुलवामा, बांदीपुरा और श्रीनगर समेत तमाम शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक पुंछ से ही सबसे पहले संदिग्धों के देखे जाने की शिकायत सामने आई थी। 1:30 बजे के लगभग यहाँ पे कुछ मूवमेंट देखी गई, पहले भी 2-3 दिन पहले मूवमेंट देखी गई थी एक, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई। इसके बाद वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, साथ ही उस इलाके से लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान पुंछ और पुलवामा जैसे इलाकों में छिपे आतंकियों की मदद से वहां बड़े हमले की साजिश रच रहा है, जिसके जरिए वो पूरे कश्मीर में आग लगाने की फिराक में है।
जबकि वो खुद ही गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है। असल में पाकिस्तान कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से इस कदर बौखलाया है कि वो किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता है, क्योंकि कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक दुनिया भर में ये संदेश देगी कि कश्मीर से आतंक की जड़ें उखड़ चुकी हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो POK में आतंकियों को बड़े पैमाने पर मदद करता आया है, लेकिन कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही वजह है कि वो कश्मीर को खून से रंगने की योजना बना रहा है। लेकिन उसने खुद के घर में लगी आग बुझने का उसके खुद में घर में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है, दूसरी तरफ इमरान के बाद अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में इमरान सरकार में मंत्री रही आलिया हमजा के घर पर छापा पड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बदले की कार्रवाई की वजह से किया गया। उनके मुताबिक न सिर्फ उनके घर में लगी आग, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की जंग से जुड़ी ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की ISIS और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन बता दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि वैगनर ग्रुप भी पूरी दुनिया में खून खराबा और आतंक फैलाने वाले ISIS और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन है। फ्रांस की संसद में तो वैगनर ग्रुप को आतंकी बताने वाला एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे। उधर ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सीधे पुतिन के सीने पर वार करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान कहा जाता है और उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के दाहिने हाथ बताए जाते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पुतिन के उसी दाहिने हाथ को काटने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि उन्होंने वैगनर ग्रुप पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया और उसे दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले ISIS और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसा करके पुतिन की धमकी का करारा जवाब दिया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देशों से खुली जंग का ऐलान किया था। एक दिन पहले पुतिन ने रूस के विक्ट्री डे के मौके पर यह इशारा किया कि यूक्रेन के मददगार देशों से अब सीधी जंग होगी, क्योंकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही पुतिन की नजर रूस के आसपास के नेटो देशों पर पड़ने वाली है और वो यूक्रेन की तरह फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि पुतिन ने विक्ट्री डे परेड के दौरान इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन उनकी धमकी के बाद माना जा रहा है कि वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बदला जरूर लेंगे और इसके लिए वो रूस के करीब पड़ने वाले छोटे छोटे देशों का बुरा हाल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन का किया। पिछले साल 24 फरवरी से पहले ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश पुतिन को चेतावनी दे रहे थे कि वो यूक्रेन पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं। पुतिन ने भी उनकी चेतावनियों पर चुप्पी साधे रखी थी, जिसके बाद ये समझा गया कि पुतिन धमकियों से डर गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो बेलारूस में सैन्य अभ्यास के नाम पर अपनी सेना जुटा रहे थे और फिर अचानक पिछले साल 24 फरवरी को उनकी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले बोल दिए। यही वजह है कि इस बार विक्ट्री डे परेड के मौके पर दी गई पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन समेत दूसरे देश कोई भी पुतिन से सीधे टकराना नहीं चाहता। इसीलिए वो ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिससे पुतिन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले वैगनर ग्रुप को चुना है, जिसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान माना जाता है। इसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन तो पुतिन के इतने खास हैं कि वो रूस के रक्षा मंत्री को भी खरी खोटी सुना देते हैं। पुतिन ने उन्हें इतनी ताकत दे रखी है कि वो अपने लड़ाकों को रूस की फौज से ऊपर समझते हैं। पुतिन के लिए वैगनर ग्रुप इतना खास है कि उस पर वार मतलब पुतिन पर वार है और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन के दिल पर चोट करने के लिए वैगनर ग्रुप का सहारा लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की संसद में वैगनर ग्रुप को आतंकी बताते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया और यूरोपियन यूनियन से अपील की गई कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे। दुनिया में अब एक ऐसी जंग छिड़ती हुई दिख रही है जिसके आगे रूस और यूक्रेन का युद्ध भी छोटा नजर आने लगेगा। ऐसी जंग जो वाकई तीसरा विश्व युद्ध करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। 30 साल पुरानी उनकी लड़ाई में ईरान और इजराइल कूदते हुए दिख रहे हैं और अगर ईरान और इजराइल भिड़े तो तबाही के रिकॉर्ड टूटने तय हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी के किस्से तो बच्चा बच्चा जानता है। और जब ईरान और इजराइल के मन में बरसों से सुलग रही दुश्मनी को जंग के मैदान पर निकालने का मौका मिलेगा तो जाहिर है नफरत का लावा ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह फूट पड़ेगा। ईरान और इजराइल के भिड़ने की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अजरबैजान इजराइल में अपनी एम्बेसी खोलने का मन बना चुका है। इजराइल का अजरबैजान में दूतावास 1993 से ही है, लेकिन 30 साल के रिश्तों में यह पहली बार होगा जब अजरबैजान भी इजराइल में अपनी एम्बेसी खोलेगा। बस अजरबैजान और इजराइल की इसी करीबी ने ईरान का दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल में दूतावास खोलने का मतलब यह होगा कि दोनों देशों की दोस्ती पर राजनयिक स्तर पर भी मोहर लग जाएगी और यह ईरान कतई नहीं होने देना चाहता।
ऐसा इसलिए क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में ईरान दूसरी तरफ खड़ा है। ईरान भले ही अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है, लेकिन नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में वो आर्मेनिया के साथ है, जबकि अपने दूसरे पड़ोसी अजरबैजान से उसकी जबरदस्त टेंशन चल रही है। ऐसी टेंशन के पिछले हफ्ते ईरान के सरकारी चैनल ने इजरायल और अजरबैजान को धमकाता हुआ एक गाना तक जारी कर दिया था। और तो और ईरान ये तक कह चुका है कि अगर आर्मेनिया की जमीन पर अजरबैजान ने कब्जा किया तो फिर ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा। पिछले महीने ही अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान अजरबैजान के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी कर चुका है। यानी पिक्चर बिल्कुल साफ है, जंग में आर्मेनिया की तरफ होगा ईरान और अजरबैजान की तरफ से लड़ेगा इजराइल। और यही ईरान का बड़ा खेल है, क्योंकि शिया मुसलमानों का रहनुमा बनने वाले ईरान ने धर्म को ही टाटा बाय बाय कह दिया है। ईरान शिया मुस्लिम देश होने के बावजूद बहुसंख्यक ईसाई आबादी वाले आर्मेनिया से हाथ मिला बैठा है, जबकि अजरबैजान में भी शिया मुस्लिम ही बहुसंख्यक हैं। लेकिन जब सामने इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन बैठा हो तो ईरान को धर्म को भूल जाने में ही भलाई दिखी। इजराइल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है और उसके हथियारों का दम तो पूरी दुनिया भरती है। इजराइल के पास जबरदस्त ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का भरा पूरा जखीरा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल से मिले ड्रोन की बदौलत ही अजरबैजान युद्ध में आर्मेनिया को हरा पाया था। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच अजरबैजान ने अपने हथियारों के इंपोर्ट का 69% हिस्सा इजराइल से मंगाया था। ऊपर से ईरान अजरबैजान में इजराइल की सेना की मौजूदगी का आरोप भी लगाता रहा है। ये भी कहा जाता है कि इजराइल अजरबैजान से ईरान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चलाता है। ऐसे में अगर ईरान का दुश्मन उसके पड़ोस में ही जम जाएगा तो ईरान को परेशानी होगी। यह भी एक वजह है कि ईरान बीते कुछ वक्त से अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा है। वो अपने हथियारों पर भी काम कर रहा है और उसके शाहिद ड्रोन तो कीव पर कहर ढा ही रहे हैं। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा परमाणु बम, क्योंकि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं और ईरान पर पूरी दुनिया को शक है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब अगर दिमाग की गर्मी में परमाणु बम फट गया तो फिर तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। और तो और इजराइल और ईरान की लड़ाई वाकई तीसरा विश्व युद्ध छेड़ सकती है। वो ऐसे कि अमेरिका इजराइल का दोस्त है और ईरान अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता। वहीं ईरान और रूस की दोस्ती नए नए गुल खिला रही है। ऐसे में अपने अपने दोस्तों का साथ देने के लिए अमेरिका और रूस भी जंग में एंट्री ले सकते हैं और अकेले रूस और अमेरिका के पास ही दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% से ज्यादा हिस्सा है। इसलिए अमेरिका के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मध्यस्थता कराने के बाद पुतिन ने भी दोनों दुश्मनों के बीच शांति लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और अजरबैजान के राष्ट्रपति को रूस बुलाया और दोनों के साथ अलग अलग मुलाकात की। लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे इजराइल और ईरान के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि बाइडेन से लेकर पुतिन चाहे आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी खत्म कराने की लाख कोशिश कर लें, ईरान और इजराइल ने उन्हें अपनी पावर पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना दिया। यूरोप के गैस संकट पर एक बहुत बड़ी खबर आई। संकेत मिला है कि यूरोप ने सदियों से पहले नेचुरल गैस की किल्लत दूर करने का रास्ता निकाल लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि यूरोप की ठंड का सहारा पुतिन ही बनने वाले हैं। मतलब यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार और यूरोप से प्यार, वो इसलिए क्योंकि यूरोप की ठंड रूस से हुई गैस की सप्लाई से ही कटेगी। मतलब साफ हो गया कि यूरोप की ऊर्जा की जरूरतें पुतिन ही पूरी करेंगे। रूस के तेल और गैस पर कड़े बैन खुद यूरोपियन यूनियन ने लगाए थे। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पुतिन से किनारा खुद यूरोप ने किया था। अब तक यूरोप के देश ही पुतिन को कोसते थक नहीं रहे थे। लेकिन अब पता चला है कि यूरोप के देश पुतिन की गैस खरीदने पर राजी हो गए हैं। अब तक किसी समझौते पर दस्तखत तो नहीं हुए हैं, ना ही कोई औपचारिक ऐलान हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर फैसला हो चुका है। ऐसा रास्ता निकाला गया है जिससे ना रूस को कोई परेशानी है और ना ही यूरोप को। जंग से पहले और जंग के बाद के सौदों में केवल मामूली सा बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि बीच में तुर्की की एंट्री होगी, यानी सारे सौदे तुर्की के रास्ते होंगे। मतलब यह कि रूस की गैस तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगी और यूरोप से पैसा भी तुर्की होते हुए रूस तक पहुंचेगा। पुतिन के एक भाषण के बाद अचानक तेल और गैस का पूरा खेल ही पलट गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में यूरोप के साथ हमदर्दी जताई थी और कहा था कि वो यूरोप के देशों तक सस्ती गैस पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो यूरोप के देशों तक नेचुरल गैस की सप्लाई करना चाहते हैं। उन्होंने बढ़ती ठंड और यूरोप में गैस की बढ़ती किल्लत की भी बात की। यूरोप के लोगों के साथ हमदर्दी भी जताई। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने 2 विकल्प दिए। ये दोनों रास्ते यूरोप तक रूस की गैस की सप्लाई करने के लिए थे। पहला रास्ता नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जरिए गैस की सप्लाई का दिया। ये पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, जो बनकर तैयार भी है, लेकिन कभी भी इससे गैस की सप्लाई नहीं हुई। इसी पाइपलाइन में धमाका भी हुआ था, लेकिन पुतिन का दावा है कि नुकसान न के बराबर है, जो ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प दूसरा विकल्प बताया गया। पुतिन ने विकल्प दिया कि तुर्की के रास्ते यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई की जा सकती है, यानी रूस अपनी गैस तुर्की को देगा और तुर्की वही गैस यूरोप को सप्लाई कर देगा। मतलब यह कि अगर यूरोप इस जंग की वजह से रूस और पुतिन को अछूत मानता है तो वो रूस की गैस तुर्की से खरीद सकता है। पुतिन का प्लान हैरान करने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला यूरोपियन यूनियन का जवाब सामने आया जब उन्होंने दूसरे विकल्प यानी तुर्की के जरिए गैस लेने पर सहमति जता दी।
मतलब ये कि यूक्रेन को तबाह करने वाले पुतिन की गैस अगर तुर्की से आएगी तो यूरोप की शिकायत खत्म हो जाएगी। ये जवाब इतनी जल्दी आया जैसे पहले ही यूरोप के देश जंग के नाम पर पुतिन का विरोध करके थक चुके हों। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पुतिन ने यूरोप की सबसे कमजोर नस दबा दी हो। तुर्की के रास्ते आने वाली गैस लेने पर यूरोप ऐसे राजी हुआ कि जैसे पुतिन ने उनके मन की बात सुन ली हो। यूरोप को एक दिन पहले तक पुतिन युद्ध अपराधी और आतंकी लग रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी सारी शिकायत दूर हो गई। जो गैस नॉर्थ स्ट्रीम से आने पर जंग में रूस का समर्थन होता है, वही गैस तुर्की से लेने पर यूक्रेन का समर्थन होने लगेगा। लेकिन यह भी साफ हो गया कि सर्दियों से पहले यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन अभी तक नेचुरल गैस ही है, जबकि 15 दिन से यूरोप दावा कर रहा है कि गैस का स्टॉक 90% तक भर लिया गया है। और अगर यूरोप के देशों का यह दावा सही है तो वो नेचुरल गैस की किल्लत खत्म कर चुके थे। अगर यह दावा सही होता तो जंग के नाजुक मोड़ पर यूरोप पुतिन के सामने घुटने न टेकता। दावा यह है कि रूस का विकल्प ढूंढने के चक्कर में यूरोप की अर्थव्यवस्था ही दम तोड़ती जा रही है। एक तो नेचुरल गैस की कीमतें जंग के बाद से ऊंचाई के रिकॉर्ड बना रही, ऊपर से यूरोप तक पहुंचने में गैस और भी महंगी हो रही है। पुतिन जानते हैं कि रूस की गैस छोड़कर किसी और देश से गैस खरीदना यूरोप के लिए घाटे का सौदा है, इसीलिए उन्होंने कई महीनों तक यूरोप के सब्र का इम्तिहान लिया, फिर एक ऐसा ऑफर दिया जिसे चाहकर भी यूरोप के देश ठुकरा न पाए, खासतौर पर तब जब यूरोप में हंगरी और सर्बिया जैसे देश पहले से रूस पर बैन का विरोध करते रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी साफ हो गया कि तुर्की की भूमिका इस जंग में रूस के दोस्त के तौर पर रही है, चाहे वो नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को सदस्यता दिलाने का मसला हो या तेल और गैस के सौदे का। क्योंकि इतना तो साफ है कि पुतिन ने जो कुछ कहा वो अचानक नहीं कहा। तुर्की के रास्ते गैस की सप्लाई का पूरा खाका वो पहले ही तैयार कर चुके थे। उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि यूरोप तक गैस की सप्लाई से तुर्की पीछे नहीं हटेगा। तुर्की की भूमिका पर सवाल पहले से उठते रहे। नेटो के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को संगठन में शामिल करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तुर्की भी नेटो का सदस्य है और तुर्की की रूस से दोस्ती का मतलब साफ है। चाहकर भी अमेरिका और यूरोप नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को एंट्री नहीं दे पाएंगे। यहां तक कि यूक्रेन की सदस्यता का पेच फंसने के पीछे भी तुर्की एक बड़ी वजह हो सकता है। माना तो यहां तक जाता है कि अमेरिका भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दिलाने में जल्दबाजी इसी वजह से नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कोशिश भी की तो उनकी फजीहत ही होगी। मतलब ये कि महीनों तक चली जंग के बाद घूम फिरकर सब कुछ पुराने ढर्रे पर पहुंच रहा है, या यूं कहिए कि जैसा पुतिन चाहते थे वैसा ही हो रहा है।